हेलो स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। एक क्लास 11 का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसके अंदर दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक लाइट रिएक्शन जिसके अंदर हम ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर को डिस्कस करते हैं, एक डार्क रिएक्शन जिसमें हम रिडक्शन ऑफ CO2 की बात करते हैं। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन के बारे में, और इसके दो टाइप होते हैं, साइक्लिक ईटीएस और नॉन साइक्लिक ईटीएस। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन, कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल। क्लियर? तो सबसे पहले इनके नामों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, डार्क रिएक्शन जो नाम दिया गया है वो आपको पता ही है, ऐसा नहीं है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन जो है वो रात में होगी और लाइट रिएक्शन दिन में होगी। नहीं, सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो आपकी लाइट रिएक्शन है वो डायरेक्टली सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है, पर जो डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली सनलाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो उन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है जो आपके लाइट रिएक्शन में बनेंगे। क्लियर? इसीलिए हमने इसे डार्क रिएक्शन का नाम दे दिया। बहुत सारी जो अच्छी बुक्स हैं जो हायर स्टडीज़ में काम आती हैं, उनके अंदर डार्क रिएक्शन जैसी टर्म को मेंशन करते हुए साइंटिस्ट थोड़ा सोचते हैं। ठीक है, पर आपकी जो 12th स्टैंडर्ड तक की बुक्स हैं, जो आप अदर रेफरेंसेस बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ पाएंगे डार्क रिएक्शन। बहुत सारे लोगों को बात तक पूछने पे ये लगता है कि डार्क रिएक्शन रात में और लाइट रिएक्शन दिन में होती है, पर ऐसा नहीं है। जो कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो दिन में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पर बस ये याद रखना है कि जो डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं या फिर डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, लाइट रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स पे डिपेंडेंट है। उसके बाद इसे कैल्विन साइकिल बोलते हैं, और कैल्विन साइकिल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये साइंटिस्ट कैल्विन ने हमें बताया था कि ये साइकिल लीफ के अंदर किस फॉर्म में हो रही है, कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स और मेजर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। क्लियर? हम इसे C3 साइकिल भी बोलते हैं, और C3 साइकिल हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा, चीज़ों की रिएक्शन से जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो 3 कार्बन का बना होगा, इसलिए हम इसे C3 साइकिल कहते हैं। डार्क रिएक्शन के वैसे 3 स्टेप्स या 3 पाथवे होते हैं, C4, C3 और कैम, पर C3 साइकिल जो है वो हर पाथवे में होगी, यानी C3 में जो रिएक्शन हो रही हैं वो आपकी C4 में भी होंगी और कैम में भी होंगी। इसीलिए हम डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल से या C3 रिएक्शन से भी करते हैं कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट, और ये जो साइकिल है ये तो सब में होगी, चाहे C4 हो चाहे कैम हो। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक साइकिल विच इज प्रेजेंट। समझ आया आपको ये बात? चलिए, तो एक बार हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं जो यहाँ पर मैंने बनाया है। ये एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है बेटा। आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये आपकी आउटर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है और ये आपकी इनर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है। आपने 11th क्लास में सेल बायोलॉजी में इसे बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। उसके बाद आपने इसमें पढ़ा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि एक के ऊपर एक जैसे बहुत सारे सिक्के रख दिए गए हैं, जिसे हम थाइलेकोइड बोलते हैं। क्लियर? जो आपके यहाँ पर दिख रहे होंगे। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे आप कहते हैं स्ट्रोमा। क्लियर? तो आपकी लाइट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट थे, और मैंने आपको बताया था कि वो लिपिड सॉल्युबल थे, तो वो किसी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर पे ही प्रेजेंट हो सकते थे। इसीलिए जो आपकी लाइट रिएक्शन है वो हमेशा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, यहाँ होती है आपकी लाइट रिएक्शन। पर डार्क रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं है
डार्क रिएक्शन में सिर्फ केमिकल रिएक्शंस होंगी और आपको केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। तो केमिकल रिएक्शन का कोई लिपिड सॉल्युबिलिटी से लेना देना नहीं है, इसीलिए जो आपकी डार्क रिएक्शन है या केल्विन साइकिल है वो हमेशा स्ट्रोमा में होगी। क्लियर? तो आपको ये डायग्राम देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलेकॉइड में होगी और डार्क रिएक्शन है जो वो स्ट्रोमा में होगी। क्लियर? आपकी लाइट रिएक्शन के लिए आपको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। ये वाटर आपके NaDH2 को हाइड्रोजन ऐड कराएगा और C3 साइकिल में भी आपको कहीं पर रिडक्शन करना पड़ेगा तो वो हाइड्रोजन आपको वाटर से ही मिलेगा। आपको मैंने बताया था कि रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई भी चीज़ हो रही होगी या तीनों एक ही कंपाउंड में हो रही होंगी या दो भी हो सकती हैं या एक ही हो सकती है। इन तीनों में से कोई भी अगर चीज़ किसी मॉलिक्यूल के साथ हो रही है यानी उस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो रहा है और इससे अपोजिट हो रही है तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव हो, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो या ऑक्सीजन ऐड हो, उसे आप ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्लियर? तो लाइट रिएक्शन के लिए आपको लाइट की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है। वाटर आपको हाइड्रोजन देगा, लाइट आपको एनर्जी देगी। यहाँ से फिर आपके बनेंगे ATP मॉलिक्यूल जो एनर्जी करेंसी है और NADPH2 जो रिड्यूसिंग मॉलिक्यूल है जिसके पास रिड्यूस करने की कैपेसिटी है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पास 2 हाइड्रोजन ऐड किए हुए हैं। ये रिड्यूसिंग पावर है, ये अपने हाइड्रोजन किसी को भी दे सकती है और इसी लाइट रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होगी। लाइट रिएक्शन में बनने वाले ATP और NADPH2 को हम C3 साइकिल या केल्विन साइकिल में यूज़ करेंगे, ठीक है, और CO2 को कन्वर्ट कर देंगे शुगर में और वापस से ADP और NADP पॉजिटिव लाइट रिएक्शन में चले जाएंगे। फिर ये ATP और NADPH2 बनकर आएंगे और इस तरीके से आपकी केल्विन साइकिल या डार्क साइकिल होती है। तो केल्विन साइकिल क्या है, वो ATP और NADP को यूज़ करती है और CO2 को रिड्यूस कर देती है। क्लियर? दूसरा, केल्विन साइकिल इज़ एन एनाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके एक लार्जर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिक कहते हैं। उसके बाद जो कार्बन एंटर करता है इस साइकिल में या इस रिएक्शन में वो CO2 की फॉर्म में होता है और बाद में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट या शुगर की फॉर्म में। इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर और कार्बोहाइड्रेट। ये रिएक्शन हमेशा 3 फेज में होगी। सबसे पहले कार्बन फिक्सेशन, जिसमें आप CO2 को एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऐड कराते हैं। वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है RuPP। उसके बाद CO2 का रिडक्शन करते हैं और थर्ड स्टेप में आप RuPP को दोबारा रीजनरेट करते हैं ताकि दोबारा वो CO2 से कंबाइन कर सकें, क्योंकि RuPP की फॉर्मेशन आप कहीं पे भी नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो RuPP ने CO2 को लिया, रिएक्शन में छोड़ा, उसका रिडक्शन हुआ, जैसे ही काम खत्म हुआ RuPP दोबारा वापस अपनी जगह पर चला गया। दिस इज द कंप्लीट डार्क रिएक्शन और केल्विन रिएक्शन। इसमें होने वाली रिएक्शंस के बारे में इससे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको जो PDF में C3 साइकिल भेजी गई है आप उसे 2-3 बार लिखकर याद करें ताकि जब मैं आपको यहाँ समझाऊँ तो आपको ये टर्म समझ में आ जाए। क्लियर? थैंक यू।